सोनीपत ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत के नाम गूंजता है, और वो है आईसीएस कोचिंग सेंटर। जोरदार तालियां हो जाए। जोरदार तालियों के साथ इस कार्यक्रम का आगाज करेंगे और मैं बहुत ही गर्व के साथ मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी शिक्षा जगत के दो महान हस्तियों को। अब आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूं, तो जाहिर तौर पर मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी शिक्षा जगत की उन महान दो हस्तियों को जिन्होंने हजारों घरों में उन्होंने दिए जलाए हैं कामयाबी के। और आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री परिमल जी और बबीता जी का। जोरदार तालियां मैम और सर, मंच पर आइए और आज शिक्षा की उस गुणवत्ता की बारे में बात करेंगे जो ना सिर्फ कागजों में रहकर बल्कि एक बौद्धिक ज्ञान की ओर विस्तार करता है। और आज इस सत्र का संचालन करेंगी हमारी वरिष्ठ सहयोगी अंजलि भंडारी। ओवर टू यू। हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो, थैंक यू खुशबू। हेलो। हरियाणा कॉन्क्लेव सोनीपत संवाद 2025 के इस मंच पर आज हम मौजूद हैं और हमारे साथ खास मेहमान परिमल जी और बबीता जी मौजूद हैं, डायरेक्टर आईसीएस कोचिंग सेंटर। बेहद महत्वपूर्ण बात यहां पर है कि शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिसके वजह से ही आज हम हैं। आज अगर कोई बड़ी से बड़ी ऊंचाइयां छू रहा है तो उसके जो नींव है वो शिक्षा है, और शिक्षा के और स्कूल के जो भगवान होते हैं वो शिक्षक होते हैं जो हमें हमारी जिंदगी का पहला पाठ पढ़ाते हैं। और आप यूं समझिए कि आज हम अपनी शुरुआत जो है वो हमारे बीच जो है वो पूजनीय है और हमारे भगवान के स्वरूप है, हमारे जो शिक्षक हैं उन्हीं से मैं करना चाहूंगी। बहुत बहुत स्वागत है परिमल जी आपका और बबीता मैम आपका। बबीता मैम के बारे में मैं बता दूं क्योंकि जब जब मैम से मेरी बात हुई है और ऐसे ही मंच पर हुई है तो सोशली एक्टिवनेस, देखिए सोशल मीडिया का जमाना है तो बच्चे जो है सोशली एक्टिव काफी रहते हैं, और सोशली बबीता मैम जो है सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव भी हैं और किस तरीके से एजुकेशन सेक्टर में नए नए इंफॉर्मेशन जो हैं वो बताती हैं। और परिमल सर जो हैं वो हमेशा से ही उनका स्ट्रिक्ट जो है वो रहा है, लेकिन उनका जो पढ़ाया हुआ एक सेंस बोलते हैं, एक टीचर का जो सेंस होता है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और बच्चे यही बोलते हैं कि आईसीएस मतलब सरकारी नौकरी की गारंटी। लेकिन परिमल जी शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी कि आजकल जो है रुझान सरकारी नौकरी के साथ साथ एजुकेशन सेक्टर में जो बिजनेस सेक्टर है वो काफी ज्यादा हो रहा है। तो आपको लगता है कि आज जब बच्चे आते हैं तो वो ये सिर्फ यही कहते हैं कि नहीं हमें सरकारी नौकरी चाहिए, या ये कहा जाता है कि नहीं हमें जो बिजनेस है वो यहां पर करना है? ये बदल के साथ साथ ऐसा होता है सर? जी मैम, जैसे हमारे पास तो बच्चे आकर के सरकारी नौकरी की ही कहते हैं, बिजनेस वाले बच्चे हमारे पास नहीं आते। अवेयरनेस है जिसे हम साल पहले शुरू किया था, आप लोगों का योगदान भी उसके अंदर बहुत है। जनता टीवी का योगदान में जो है शुक्रगुजार हूं जनता टीवी का, बहुत बार हमें मौका दिया, मंच दिया और हम अपनी बात को बच्चों तक, समाज तक, सोसाइटी तक, पेरेंट्स तक ले जा पाए और जो करियर ऑप्शंस है बच्चों को वो हम सारी बातें बता पाए। हम लोगों को बार बार ये मौका दिया गया जनता टीवी के द्वारा, तो बहुत अवेयरनेस इस प्रकार से जो है फैली है और लोगों को पता है। और लोगों के सामने 4 ऑप्शंस मैं हमेशा बोलता हूं कि एक तो है उनके सामने जॉब लगना, भाई सरकारी नौकरी लग जाए, प्राइवेट नौकरी लग जाए। दूसरा उनके सामने है वो अपना वेंचर शुरू करें, वो व्यापार शुरू करें। तीसरे नंबर पर आती है भी बेरोजगार रह जाते हैं, कुछ भी करते नहीं है, अपराध और नशे के रास्ते पर बच्चे चले जाते हैं। और चौथे नंबर पर जो आता है तो वो विदेश में जाकर के सेटल होना। तो हर एक आदमी अपने योग्यता के अनुसार, अपने परिवार की कंडीशंस के अनुसार, बाकी चीजों के अनुसार जो है विचार लगाता है। अब एक व्यापार आज के टाइम पर करना है तो करोड़ों रुपए उसके अंदर खर्च हो जाते हैं, तो कितने लोग उस प्रकार से व्यापार कर पाते हैं? या फिर व्यापार करने के लिए जो है 10-20 हजार 50 हजार में सोचे तो 10-20-50 हजार रुपए में तो रेहड़ी भी नहीं लग सकती, तो उस व्यापार का क्या करेंगे? चीजें हैं और अलग अलग चीजों के अनुसार
चाहिए कि उनके घर की स्थिति क्या है और उनके पेरेंट्स उनके ऊपर कितने पैसे लगा सकते हैं, उनको कितना टाइम दिया जा सकता है। जो लोग अच्छे वेल टू डू कंडीशन से हैं, जिन लोगों का व्यापार सेटल्ड है, वे अपने व्यापार में चले ही जाते हैं, लेकिन जिनके घर उस प्रकार से पैसे नहीं हैं, उनका उस प्रकार से ब्योंत नहीं है, तो फिर वो ये काम नहीं कर पाते हैं। तो अपने घर की कंडीशन के अनुसार मैं तो हर एक बच्चे को कहूंगा कि घर वालों के ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहिए और शुरुआत करनी चाहिए छोटे से। आप अपनी करियर की शुरुआत करिए, आप नौकरी करिए, सरकारी करिए, प्राइवेट करिए, और अगर आपको व्यापार करना है तो पे करके अपने घर वालों की अर्नड मनी को खराब नहीं कर देना चाहिए। आपको बहुत सारे जो एग्जाम्पल इस प्रकार से मिले होंगे, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने मेक इन इंडिया का कंसेप्ट चलाया, यहाँ पर बहुत सारे वेंचर्स के लिए उन्होंने कहा और स्टार्टिंग की बात करी कि ये जो है बहुत सारे स्टार्टअप्स बनाओ, लेकिन उनमें से चले कितने और फिर वे जो है सक्सेसफुल हुए और बंद कितने हुए, उन सब देना चाहिए। माँ बाप ने जिस प्रकार से पैसे कमाए करके बचाए और वे खराब हो गए, तो फिर माँ बाप की स्पॉइल और बच्चों की लाइफ भी स्पॉइल। तो बच्चों को इस प्रकार से नहीं करना चाहिए और ये रिस्क नहीं लिया जाना चाहिए, और व्यापार रिस्क बिना होता नहीं है। तो फिर यहाँ पर ये जो है झंझट होता है, इसके ऊपर सब लोगों को काम करना चाहिए और अपने दम पर, अपनी पढ़ाई के दम पर, अपनी बाजुओं के दम पर वे क्या खड़ा कर सकते हैं, उन बातों के ऊपर काम करना चाहिए। चलिए, बेहतर यहाँ पर बात कही है परिमल जी ने, लेकिन एक सवाल यहाँ पर बदलता दौर, बदलते वक्त की यहाँ पर बात कर रहे हैं। बबीता जी से मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि मैम, बदलता दौर है, शिक्षा क्षेत्र में जिस तरीके से बदलाव आ रहा है, कितना ज्यादा कॉम्पिटिटिव अभी एनवायरमेंट बच्चों के लिए डेवलप हो रहा है, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। मैम देखिए, आज के इस दौर में अगर हम देखें तो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा फैल गई है और इस अवेयरनेस ने कंपटीशन के लेवल को बहुत इंक्रीज कर दिया। आज से 20 साल पहले की बात करें तो लोगों में जागरूकता नहीं थी, नौकरी कैसे मिलेगी, पढ़ाई कैसे होगी, अनजान थे लगभग लोग। बहुत थोड़ा प्रतिशत था जिनके पेरेंट्स पढ़े लिखे थे जो आगे बढ़ पाते थे, मौके मिलते थे जी। उस टाइम पर क्या था, कंपटीशन का लेवल बहुत कम था, आप थोड़ा सा पढ़ेंगे आप कामयाबी का एक गारंटी थी। लेकिन आज क्या है, दूर कहीं कोने में बैठा बिहार, झारखंड, उड़ीसा, यूपी, किसी भी कोने में गांव में बैठा बच्चा भी अवेयर है। सोशल मीडिया जो क्रांति लेकर आया, उसका एक पॉजिटिव साइड अगर हम देखें तो हर इंसान को आज समझ आ गई है कि मुझे लाइफ में कुछ कर लेना चाहिए। एक पॉजिटिव पॉइंट ये है, लेकिन इसके साथ साथ नुकसान ये है कि लोगों में ये बेसिक कॉमन सेंस नहीं है कि हमें सोशल मीडिया से किस हद तक इन्फ्लुएंस होना है। आप कई बार देखती हैं कि जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं है वो भी सोशल मीडिया पे सोचते हैं हम दिन रात मतलब मेहनत करेंगे, कुछ भी उल्टा सुल्टा डालते रहेंगे और हम बहुत ऊपर पहुंच जाएंगे। तो ये थोड़ा सा समझ डेवलप करनी पड़ेगी। पढ़ाई एक ऐसा रास्ता है जिसपे कामयाबी की लगभग हम गारंटी मान सकते हैं कि चलिए अगर एक चीज नहीं हुई तो कहीं ना कहीं बच्चा निकल जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स को ये समझना पड़ेगा कि सोशल मीडिया एक जाल है, इसमें से कुछ अच्छा आप निकाल पाए तो ठीक है, अदरवाइज तो वेस्टेज ऑफ टाइम है। बहुत लोगों को मैं जानती हूँ जिन्होंने बहुत बेहतर करके दिखाया, एक रोल मॉडल बन गए, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रतिशतता इस आबादी की है जिनको ये समझ ही नहीं है। वो सोच रहे हैं कि पढ़ाई बेकार चीज है और अब दौर बदल गया, पढ़ाई के बजाय छोटी मोटी रील्स और शॉर्ट बन जाएंगे। कुछ लोग बने हैं नो डाउट, कुछ लोग एग्जाम्पल सेट कर गए हैं, लेकिन आप देखिए वो लोग इनिशिएटिव लिया जो आज व्लॉगिंग बहुत बड़ा नाम है या गेमिंग के क्षेत्र में, लेकिन आप ये सोचे कि मैं आज उसी चीज को कॉपी करके बहुत रिच बन जाऊंगा या बहुत नाम कमा लूंगा, तो ये बेवकूफी है। स्टूडेंट्स को समझना चाहिए फाइनली समाज का विकास हमेशा से शिक्षा का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होगा और बिना पढ़े लिखे समाज को सही दिशा निर्देश मिलेगा नहीं। तो मैं यही कहूंगी आपके चैनल के माध्यम से यंग क्राउड को कि ठीक है आपका शौक हो सकता है किसी भी चीज में, लेकिन पढ़ाई से हमेशा जुड़ के रहिए और अपनी लाइफ में डिसीजन मेकिंग की जो स्टेज है उसको बर्बाद मत कीजिए। नाचना गाना शौक हो सकता है, बहुत अच्छी बात है, रील्स के थ्रू आप बहुत सारी जागरूकता फैला सकते हैं, लेकिन पढ़ाई से अपने आप को मत काटिए और ये मत सोचिए कि समाज बदल गया तो पढ़ाई पीछे रह जाएगी। नहीं, पढ़ाई हमेशा से इंसान को आगे लेकर जाती गई है और आगे भी जाएगी। हम तो हमेशा से इस बात के फेवर में रहे हैं कि दुनिया समाज कितना ही वापस लौटेगा पढ़ाई की तरफ, किताबों की तरफ। ठीक है, ऑनलाइन बहुत सारी चीजें हैं आपको बहुत आगे बढ़ा रही हैं, लेकिन किताबों का, टीचर्स का, माँ बाप का सब्स्टिट्यूट कभी नहीं आएगा। दुनिया कितनी ही एडवांस्ड हो जाए, गुरुओं का और किताबों का जो रोल है और माँ बाप का, वो उसकी जगह कभी कोई ले ही नहीं पाएगा। अच्छा, एक चीज बहुत अच्छी हुई है यहाँ पर कि सोशल मीडिया
बदलता है, एजुकेशन सेक्टर आपको लगता है कि वो बहुत बेहतर हो गया है पहले के मुकाबले? बैक एजुकेशन में वो क्वांटिटी कम होने के साथ साथ क्वालिटी आई है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कितना सुधार हुआ है? देखिए मैम, जो है ई बुक्स, इंटरनेट और ये सब चीजें हैं, तो मैं दो बातें कहना चाहूंगा यहाँ पर कि भारत दो तरीके से देखा जाता है। एक क्लास वो है जिसके पास सभी साधन हैं, सुविधाएं हैं, उनके पास बढ़िया घर भी है, बढ़िया इंटरनेट भी है, बढ़िया स्कूल भी है, बढ़िया उनके पास जो है गैजेट्स भी है, और उनका बैग जो है, बैग का वेट जरूर कम हुआ है। दूसरी भी जिसके पास ये सब सुविधाएं नहीं है, जो है सब लोग पहुंच गया, लेकिन वो इस बात के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। बहुत सारे या पढ़ाई उस तरीके से नहीं है। हम अगर हमें देश को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, अगर हमें वैसा करना है तो फिर ये एजुकेशन हर एक आदमी तक पहुंचना चाहिए। ज्यादा गैप है देश में। कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां पर 25 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, 50 लाख, इसमें कुछ स्कूल ऐसे भी हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो हर महीने 100 रुपए, 200 रुपए, 1000 रुपए नहीं दे पाते। तो एजुकेशन को हम दो तरीके से देख करके बात करेंगे, दो तरीके से सोचना चाहिए कि जो हमारा देश है, जो हमारे देश की जनता है, वो किस प्रकार से है और उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। अब जो अमीर आदमी है, जो बिजनेस क्लास है, उनके बच्चों को बिजनेस करना आगे चल के, तो उनकी पढ़ाई उसके अनुरूप होनी चाहिए। और जो हमारा जो गरीब आदमी है, जो मजदूर है, किसान है, जो हमारे देश में जो जनसंख्या में बहुत बड़ा प्रतिशत है, जिनके पास ये सब सुविधाएं नहीं है, अब उनको बड़ा होकर के या तो उनको नौकरी करनी पड़ेगी या उनको कोई छोटा मोटा अपना काम करना पड़ेगा, तो उनकी पढ़ाई ज्यादा है, इंप्लीमेंटेशन में कम है। अभी ग्राउंड रियलिटी क्या है और ग्राउंड के ऊपर उसका किस प्रकार से इंप्लीमेंटेशन होगा, अब आगे बहुत सारे जो है नेतागण यहाँ पर आएंगे, सत्ता पक्ष भी विपक्ष भी, आप सब लोगों से पूछिए कि एजुकेशन कागजों में ही है या जो है जो योजनाएं हैं, अब नई शिक्षा नीति बन रही है उसके अनुसार जो है देश जिस प्रकार से बदलती परिस्थिति में जा रहा है उस तरीके से। तो लेकिन ये एजुकेशन कितने लोगों को कैटर कर पाएगी, अब सब लोगों को एक लाठी से नहीं आंका जा सकता है। देश अलग अलग है, भारत बहुत विविधताओं का देश है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो सर्दी में छत ना होने के कारण मारे जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको खाना नहीं मिलता है। अब हमारे सरकार की तरफ से 5 किलो अनाज उनको देने का प्रावधान है। तो दोनों की रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, दोनों की कंडीशंस अलग हैं और दोनों के हिसाब से यहाँ पर जरूर प्लानिंग होनी चाहिए शिक्षा नीति में। अच्छा, शिक्षा नीति की यहाँ पर बात की जा रही है बबीता जी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। हालांकि जो पक्ष और विपक्ष का अपना अपना कहना है कि जब भी कोई सिलेबस ऐड ऑन किया जाता है, अब जैसे हमारे एक एग्जांपल मैं ले लेती हूँ कि कोई वीर सेनानी है, उनका कुछ जो उनका जीवन से जुड़ी चीजें हैं या उनका संघर्ष है वो ऐड किया जाता है, तो विपक्ष कहता है कि ये तो छेड़छाड़ हो रही है, इतिहास से छेड़छाड़ हो रही है। लेकिन आपको एज ए एजुकेशनिस्ट आपको लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि उन अनसुलझे पहलुओं को छूना या हमारे आने वाली आगे वाली पीढ़ी को बताना, पढ़ाना कि वो समझे, वो जाने, उन्हें जो वो शायद सीबीएसई की बुक्स में बहुत पहले से नहीं चला आ रहा, ये बहुत जरूरी है आगे चलकर। देखिए, शिक्षा की है, जैसे HBSC की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो 9-10th का सिलेबस कंप्लीटली चेंज कर दिया। अभी 2 साल से जो स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, 9-10th को पहले फॉलो करता था SCERT NCERT को, जिसने वर्ल्ड हिस्ट्री को एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट समझ के बहुत सारे चैप्टर्स थे जिसमें हम फ्रेंच रिवोल्यूशन, जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, अमेरिका की क्रांति, ये सब पढ़ा करते थे। USSR कैसे बना, कैसे बटा, फासिज्म क्या है, नाजीवाद क्या है, समाजवाद क्या है, मार्क्सवाद क्या है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक इंसान को, चाहे वो आगे जाके साइंटिस्ट बने, कॉमर्स में कुछ भी अपना बिजनेस करे, CA करे, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है कि दुनिया, देश कैसे बदला, कैसे क्रांतियों ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, समाज में परिवर्तन कैसे आए, सत्ता पक्ष के अगर काम ठीक नहीं थे तो लोगों ने किस तरीके से क्रांतियां की या लोगों ने अपने अधिकारों के प्रति कैसे जागरूकता दिखाई। वो एक मुझे लगता है एक कमी की, वो थोड़ा सा सब कुछ गायब कर दिया गया, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव
इनोवेटिव मुझे लगा, क्योंकि आज 9वीं 10वीं में पढ़ने वाला हरियाणा का कोई भी बच्चा अमेरिका की क्रांति को नहीं जानता, उनकी आज़ादी की लड़ाई के बारे में वो बिल्कुल जानता नहीं है, जो कि ज़रूरी था जानना। हाँ, एक अच्छा एस्पेक्ट ये लगा कि जो इंडियन हिस्ट्री के बहुत सारे छिपे हुए पहलू थे वो बाहर लाए गए हैं। और मैंने देखा जो ट्राइबल क्रांतियां हम लोगों ने की थी बहुत छोटे लेवल पे, कोशिश की, जो अपने लोकल इंडियंस ने की थी, उसको प्रमोशन मिला है, वो बहुत अच्छा पॉइंट है। पर थोड़ा सा जितने लोग, ऐसा लगता है कि अपने देश को जानने के साथ साथ इस टाइम पर विदेशों में कैसे बदलाव आए हैं इसको जानना भी बहुत जरूरी है। अपने देश से प्यार करना, संस्कृति को जानना। तो मुझे लगता है कि एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि आप विदेशी चीजों को बिल्कुल गायब ना करें, जैसा कि अभी फिलहाल में एक कमी लगी। हाँ, इंडियन संस्कृति में क्या था, कैसे हमने क्रांतियां की, अंग्रेजी राज में कैसे हमारे लोकल लोग भी उनसे भिड़ जाया करते थे, अपनी आजादी के लिए आवाज उठाते थे। बेशक वो बुलंद नहीं थी, दबा दी गई, लेकिन कम से कम हम ये हमारी पीढ़ी की। तो ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए, मतलब यूरोप के कल्चर में कैसे चेंजेस आए और इंडियन कल्चर कैसे पनपा, थोड़ा सा ध्यान दिया जाना चाहिए। सब कुछ गायब ना करें, इंपॉर्टेंट चीजें जरूर पढ़ाएं। जी बिल्कुल। और जो है इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगा मैं, जैसे पढ़ाई से ये चीजें गायब थी, जैसे सोनीपत की धरती के ऊपर दादा कुशाल गुरु थे जो हमारे तेग बहादुर जी, उनके शीश को बचाने के लिए, उनके शीश की आन बान शान बचाने के लिए अपना शीश न्यौछावर कर दिया। जैसे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल तो हैं जिनको दुश्मन ने मार दिया, शहीद कर दिया, लेकिन अपने हाथों अपना शीश देना उसके बेटे, तो इस प्रकार की दबी हुई थी। अब हरियाणा सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने और जो हमारे ओएसडी साहब हैं, उन्होंने इस प्रकार का इनिशिएटिव लिया और पूरी सरकार ने एक बड़ा कार्यक्रम दादा कुशाल सिंह की 350वीं शहादत के ऊपर जो है किया। तो इस प्रकार की चीजें तो जो किताबों में ऐड होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो विश्व इतिहास और विश्व दर्शन है वो गायब हो जाएगा तो वो भी गलत है। तो ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ये तो डाला गया, लोकल इतिहास डाला गया, लेकिन बड़े परिप्रेक्ष्य की बात करें तो विश्व इतिहास गायब हो गया। जी बिल्कुल। देखिए, एक बहुत बड़ा विषय, देखिए शिक्षा का जो क्षेत्र होता है वो ये होता है कि किस तरीके से जागरूकता फैलाई जाए। और इस समय जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बात करें तो है पॉल्यूशन। देखिए पॉल्यूशन इतनी बड़ा स्तर इसका हो गया है कि हर कोई इससे परेशान है, हर कोई जानना चाहता है कि अब क्या होने वाला है आगे। कम से कम हर किसी ने अपनी अपनी प्रेडिक्शंस लगा दी हैं। सर, आपको लगता है बहुत बड़ी इशू है जो कि अब ये समझना हर किसी के लिए और सबकी जिम्मेदारी भी है, और ये मुझे लगता है कि ये एक ऐसा विषय है कि स्कूलों में भी बच्चों को जागरूक करना चाहिए कि देखिए क्या डूज एंड क्या डोंट्स है। देखिए, दो चीजें हैं पर्यावरण के ऊपर, मैं दो बातें बोलना चाहूंगा। अब सोनीपत के प्रथम नागरिक श्री राजीव जैन जी यहाँ पर बैठे हैं। अब सोनीपत के नगर निगम के मेयर हैं, तो सोनीपत के अंदर इनको ध्यान देना चाहिए इस बात के ऊपर कि जो पंचायती जमीन है, नगर निगम की जमीन है, वो अलॉट करनी चाहिए कि यहाँ पर ऑक्सीजन बाग लगाए जा सके। हमारे शहर में बहुत सारी संस्थाएं काम करती हैं जिनके अंदर पेड़ लगाए जाते हैं, बर्ड, पीपल, नीम और ये सब चीजें लगाई जाती हैं। अब वहां पर नेचुरल हैबिटेट जो है कायम होगा। वहां पर जैसे हम लोग चिंता तो जाहिर करते हैं, लेकिन उसके ऊपर काम करने की बात है वो नहीं होता है। अब जैसे यहाँ पर जो है जोड़ हुआ करते थे बरस, और जमीन के अंदर नीचे जाता रहता था, लेकिन वो उस प्रकार से काम अब नहीं हो रहा है। बहुत सारे जोड़ जो है आंट दिए गए हैं, बहुत सारे जो है इन प्रकार की जो उनको कब्जा करके, क्या तो इस प्रकार की चीजें भी है। तो मैं तो
कहूंगा कि इस मामले में जो है एक एक्शन लिया जाना चाहिए और शहर के चारों तरफ कम से कम एक पट्टी इस प्रकार से, जैसे ये रोड है चारों तरफ बाईपास जैसी चीज बनती है, तो उसके आसपास जो है इस प्रकार का एरिया भी डेवलप करना चाहिए जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए जाए सरकार की तरफ से। और जो बाढ़ का समय होता है, जिस टाइम पर पानी बहुत ज्यादा होता है, यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर चलती है, उस टाइम पर उस पानी को मैनेज करके हर जगह पर जहां पर पानी की कमी है, तो इस प्रकार के जोड़ जो है झील और तालाब जो चीजें होती है उनको पानी भरा जाए ताकि वो जमीन के अंदर वापस जाता रहे। आज जमीन से पानी ले तो रहे हैं हम, लेकिन जमीन में पानी वापस जा नहीं, ये झंझट ज्यादा है। तो प्रदूषण मामला है, दूसरे नंबर का मामला है। तीसरे नंबर पर मैं ये भी कहूंगा कि आप बाजार में जाकर के मिठाई खाते हैं तो कौन आदमी इस बात को कह सकता है कि ये पनीर मिलावटी है कि नहीं, ये तो मिलावटी है कि नहीं है, घी मिलावटी है कि नहीं है, और खाते हुए जो किसके मन में ये डर नहीं है कि हम मिलावटी सामान तो नहीं खा रहे हैं। तो इस प्रकार से सरकार को इस बात के ऊपर तो पूरा ध्यान देना चाहिए कि मिलावटी सामान ना बिके। प्रदूषण करने वाली जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनको प्रदूषण कैसे कंट्रोल हो उसके ऊपर सख्त काम हो, पेड़ लगाए जाए, पानी का अरेंजमेंट किया जाए। तो पर्यावरण के ऊपर सरकार को यह ध्यान देना पड़ेगा, साथ साथ जागरूकता पड़ेगी कि लोग जो है सामान लेते हैं, गाड़ी में खाते हैं और खाने के बाद उसको रोड पर ही पटक दिया। अब जो है शहर के अंदर इस प्रकार से मामला होता है कि दुकानदार अपनी दुकान से आके इस प्रकार से वहां मामला कर लेते हैं सड़क तक कि वहां आने जाने का रास्ता ही नहीं बच जाता है। तो इस प्रकार की चीजों के ऊपर जो है जागरूकता पब्लिक के लेवल पर भी चाहिए, पर सरकार को ठोस कदम भी उठाने होंगे। अब हमारी केंद्र सरकार में भी, दिल्ली सरकार भी, हरियाणा भी, राजस्थान भी, उत्तर प्रदेश भी, चारों तरफ बीजेपी की गवर्नमेंट है, चारों तरफ जो इस प्रकार से प्रदूषण के लिए जिम्मेदार माने तो फिर बीजेपी की सरकार को ही मानना चाहिए। और मैं तो राजीव जैन जी को कहूंगा कि इस प्रकार के कदम ये बताएं यहां पर आकर के कि प्रदूषण से बचने के लिए इन्होंने किस प्रकार के कदम उठाए। चाहिए कि बिना टीचर्स के कैसे काम चल रहा है। 2011 से आज तक कितने लोग रिटायर हो गए, कितने लोग जो है अपने निजी कारणों से नौकरियां छोड़ते हैं, कितने लोग जो चले जाते हैं, तो उनके बिना किस प्रकार से जो आज स्कूल चल रहे हैं। और अगर स्कूल जो है अब सही सफिशिएंट मात्रा में चल रहे हैं तो तब से अब तक स्कूलों की और स्टूडेंट्स की संख्या कितनी ज्यादा घटी है। और गवर्नमेंट स्कूल का मैं जो है यहां कहूंगा कि सोनीपत का बात हो रही है, सोनीपत के अंदर तो सोनीपत का एक आंकड़ा यहां पर डीओ साहब भी आने वाले हैं, आप पूछ कि प्राइवेट स्कूलों में और गवर्नमेंट स्कूल्स में स्टूडेंट्स कितने हैं। स्कूल्स हैं, एक स्कूल 3 स्कूल को छोड़ दे तो बाकी स्कूलों में पढ़ाई की क्या श्योरिटी की, क्या उसके करियर की अपॉर्चुनिटी की बात करें हम। अगली बात यह है, जब सरकार बहुत सारे लोगों के ऊपर कहती कि बिना मान्यता प्राप्त स्कूल हैं, ये गली नुक्कड़ में चलने वाले स्कूल हैं, इनके पास संसाधन नहीं है। एक पेरेंट्स ऐसा है जो अपने बच्चे के ऊपर 50,000 रुपए महीना नहीं लगा सकता, तो बढ़िया स्कूल में कैसे पढ़ाए। और गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर्स नहीं है तो उन बच्चों को वहां भेज करके क्या करें। तो वो जो आसपास के गली नुक्कड़ वाले स्कूल है ना, वे उनको पढ़ा करके कम से कम एक स्ट्रीम लाइन में तो ले आते हैं। जब तक सरकार के पास प्रॉपर मात्रा में स्कूली एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टीचर्स नहीं है, तब तक कम से कम इस प्रकार के जो गैर मान्यता प्राप्त स्कूल है उनके पीछे तो ना पड़े। और उनके पीछे पढ़ करके उनको वहां भी नहीं पढ़ाने देते, जो गरीब आदमी अपने बच्चे को कहां लेके जाएगा। तो इस प्रकार से सरकार के सामने स्कूली एजुकेशन पर एक बड़ा सवाल हर्डल है, ये सबसे बड़ी हर्डल है यहाँ पर। बबीता जी, क्योंकि देखिए बात यहाँ पर कर रहे हैं कि हम अच्छी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पर देंगे, और आज हम ई शिक्षा की यहाँ पर ई बुक्स की बात तो यहाँ पर कर ही रहे हैं, लेकिन एक शुरुआत यहाँ पर हुई थी कि देखिए स्कूलों को इतना ज्यादा हमने आधुनिक बना देना है कि वहां पर सब कुछ आधुनिक चीजें यहाँ पर होंगी। लगता है कि
बिना टीचर या बिना एमिनिटीज के, जैसा सर भी बता रहे हैं, ये सब मैं पॉसिबल, बोलता ये भी हूं उसके एनसीआर के क्षेत्र में आने वाली जगहों पर। जैसे हम लोग ई बुक्स की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ई बुक्स की उन फैसिलिटीज को कितने लोग अवेल कर पाएंगे? आजकल लैपटॉप दे दिए जाते हैं, लेकिन उन्हें लैपटॉप दे दिए जाते हैं, सारी चीज हो जाती है, लेकिन लैपटॉप के अंदर, उन चीजों के अंदर कितने लोग उसको पढ़ाई पर यूज कर रहे हैं, और बाकी चीजों के ऊपर जो सोशल मीडिया किस प्रकार से स्कूलों का जो टैब है, उस टैब के कारण एजुकेशन क्वालिटी कितनी बढ़ी और कितनी घटी है, आप उसका एक जो है ग्राउंड रियलिटी चेक करिए ना। ये सरकार की तरफ से बहुत बढ़िया कदम था कि हरियाणा को एनसीआर का क्षेत्र अगर करें, गुड़गांव के बाद तो अब सोना है औद्योगिक सेक्टर में रोजगार की बात करते हैं, लेकिन रोजगार तो तब मिलेगा ना जब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बच्चे को स्कूल से ही मिलनी शुरू होगी, और आगे चलकर वो बोलेगा कि हाँ मुझे रोजगार चाहिए क्योंकि मैं उसके लिए काबिल हूं। तो वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको लगता है सोनीपत में अभी मिल रही है, या पहले से बहुत बदलाव यहाँ पर हुए हैं या होने हैं? देखिए मैम, वैसे तो ये शिक्षा जगत से जुड़ा क्वेश्चन है, ज्यादा बेहतर उत्तर तो इसका आपको डीयू सर दे पाएंगे, लेकिन जितना मैंने समाज में देखा है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पहले से बहुत गिर रही है। और ये बहुत सारे, आपने अखबारों में बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत सारी माएँ इकट्ठी होके गांव के गांव, और औरतों ने अपने बच्चों को टैब्स वापस किए स्कूलों को कि इनको देख के हमारे बच्चे गलत रास्ता पकड़ रहे हैं। तो जो सरकार का प्लान था वो तो था बहुत अच्छा, लेकिन क्या सरकार उस पे एक था ना नजर, कि बच्चे देख, कितने सारे एग्जाम्पल्स थे कि घर वाले परेशान हो गए हैं कि जो टैब्स बटे हैं उनका गलत रहे थे बच्चे। मेरा ये मानना है कि ठीक है, शिक्षा जगत की जरूरत थी टैब्स और ये सब देना एक टाइम पर, 2020 की बात करें, कोरोना ने दिखाया कि हाँ एजुकेशन जो है वो कभी भी ऐसे जरूरत पड़ सकती है, 360 डिग्री बिगड़ जाएगी बात। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किताबों से जो लगाव बच्चे में था ना, भी इस बात को मानेंगे, बच्चा ना कंसंट्रेशन ज्यादा अच्छी बना पाता था जब तक बुक्स थी। इन ई बुक्स के माध्यम से न तो उतनी सुविधाएं हम दे पाए जो हमें देनी चाहिए थी, प्लस बच्चे के ऊपर एक नजर रखना पॉसिबल नहीं रहा, और कहीं ना कहीं जो सरकार ने सोचा था, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें बहुत सारे हर्डल्स अभी हैं, उतना हल्दी सिर्फ रसोई की शोभा नहीं बल्कि एक प्राइवेट स्कूल लगातार बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इशारा है कि बच्चे सरकारी स्कूलों को छोड़ रहे हैं। तो ये कागजों में इतनी योजनाएं, इतना पैसा, इतना सब कुछ, क्या ये ग्राउंड रियलिटी चेक होती है कि जो कागजों में है वो रियलिटी में है? और क्या जैसा पिछली बार हमारे HBSC में हुआ था कि हम बहुत सारी इस तरह की योजनाएं लाए थे जिससे बच्चे चीटिंग नहीं करेंगे, ये वो बहुत सारी चीजें थी, क्या वो रियलिटी में उतरी चीजें? कागजों में ही सीमित रह गए। तो इन पे चेक होना चाहिए, और आप लोगों के जो इस तरह के सोशल मीडिया के माध्यम है, इनसे क्वेश्चनिंग की जानी चाहिए, क्योंकि देखिए कागज जो है वो समाज से बिल्कुल अलग है, उनके आंकड़े अलग हैं, हम सब इस समाज का एक अंग हैं, और ये जरूरी है कि हम देखते रहें कि जो चीजें हो रही हैं फाइलों में वो रियलिटी में भी हो। अच्छा, ये परिमल जी से मैं जरूर जानना चाहूंगी, यहाँ पर देखिए बात जब रोजगार की आती है सर, तो कहा जाता है कि हरियाणा के बाहर से स्किल मंगवाया जा रहा है, रोजगार दिया जा रहा है। अब इसका बेसिक जो जरूरत है या बेसिक जो समस्या है वो तो ये है ना कि आप हरियाणा में उतना एम्प्लॉयमेंट आप तब दोगे ना जब उतनी स्किल अगर यहाँ पे मौजूद है, और अगर है तो उसे आप दीजिए। लेकिन जैसे मैम ने बताया कि यहाँ पर आप उतना बेसिक एमिनिटीज दीजिए ना बच्चों को, उस हिसाब से पढ़ाई रखिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन रखिए, ताकि बच्चा बड़े होके उसके काबिल बन सके। आपको लगता है सोनीपत की अगर सिर्फ बात की जाए तो यहाँ पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उस लेवल की, उस स्तर की मिल पा रही है एनसीआर के क्षेत्र में आने के बावजूद भी? देखिए मैम, स्कूली मैंने अभी बात की कि सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे राजीव जैन जी ने बिना पर्ची बिना खर्चे की योजना, सरकार ने बिना पर्ची बिना खर्चे की योजना के ऊपर काम किया, वैसे स्कूली एजुकेशन पर भी काम किया जाना चाहिए। और स्किल्स के ऊपर बात करें तो बहुत पुअर कंडीशंस में है, और बच्चे
कोचिंग सेंटर्स पर डिपेंड है, क्योंकि स्कूली एजुकेशन उस प्रकार से नहीं है, उस पर काम किया जाना चाहिए। मैं सरकार की खुले मन से तारीफ करता हूं बिना पर्ची बिना खर्ची की योजना के ऊपर। दूसरे नंबर पर सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया, बहुत ज्यादा बढ़िया काम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। सड़कें कितनी बढ़िया बना दी, चारों तरफ नहर नदी नाले इस प्रकार का भी जो है काम चारों तरफ चल ही रहा है, उसका असर भी देखने को मिलेगा। बिजली के ऊपर जो बहुत बढ़िया काम सरकार ने किया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया, पर उतना बढ़िया काम एजुकेशन पर नहीं हुआ। जैसे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, 2009 में पॉलिसी बनी थी नो डिटेंशन पॉलिसी। अब नो डिटेंशन पॉलिसी 2010 में लागू हुई। 10 में जब ये लागू हुई तो उस टाइम पर बच्चों को पढ़ाना नहीं है, उनको समझाना नहीं है, उनको पीटना नहीं, उनको फेल नहीं करना है। तो ये सब चीजें होने से हुआ क्या कि बच्चों ने पढ़ना लिखना, टीचर्स का जो एक डर हुआ करता था, के हाथ में छड़ी हुआ करती थी, कोई दिक्कत है तो एक मार दिया पीट दिया, और वो बच्चा जो है अगर अपने आप सही रास्ते पर नहीं है, टीचर ने उसको डांट डपट करके आधा चांटा भी लगा करके उसको सही रास्ते पर ला दिया, तो फिर कहां दिक्कत है। जैसे हम लोगों की पिटाई ना हुई होती, हमारे टीचर्स ने हमारे ऊपर वैसे ध्यान ना दिया होता, तो आज भी हम हो सकता है कि समाज के जो है किसी ऐसे तबके से शामिल करते कि जो है जैसे अपराध के रास्ते पर चले जाते, नशे के रास्ते पर चले जाते। तो कितनी ही बार टीचर्स ने हम लोगों को इस तरीके से रोका, वो काम रोका उसने, नो डिटेंशन पॉलिसी ने। और नो डिटेंशन पॉलिसी के ऊपर आपका चैनल इस बात का गवाह है, मेरे अलावा पूरे देश में किसी ने आवाज नहीं उठाई, और नो डिटेंशन पॉलिसी को मैंने वापस करवा के माना। अब वापस से नो डिटेंशन पढ़ लेगा ना पढ़ेगा ना सही। और हम लोग भी कभी डांट डपट कर देते हैं, सब लोग कहते हैं तूने ठेका ले रखा है सारे देश का, कोई पढ़ेगा पढ़ लेगा, नहीं पढ़ेगा तो नहीं पढ़ लेगा। मैं आज भी ये सोचता हूं कि जो बच्चा हमारे पास आ गया, जो बच्चा हमारे पास पढ़ रहा है, अगर वो सही रास्ते पर नहीं है, उसको अगर 2-4 लगा करके भी उसको ठीक रास्ते पर ले आए और उसका करियर सही बन गया, तो इस बात के ऊपर कहां दिक्कत है। और बच्चे को क्यों नहीं डांट डपट करनी चाहिए। ऐसा बच्चा है जिसको उसके पेरेंट्स और टीचर्स ने डांटा डपटा नहीं और वो सही रास्ता पकड़ गया। आज पढ़े लिखे जितने लोग काबिल हैं, तो उनके पेरेंट्स ने और उनके टीचर्स ने उसके ऊपर काम किया। अब जो आप कह रही हो कि क्वालिटी, तो उस क्वालिटी के ऊपर स्टिल जो गवर्नमेंट को काम करना चाहिए वो करना चाहिए, वो सवाल है। और भर्ती की जानी चाहिए, जेबीटी वाले जो मेवात कैडर का जो ये मामला है वो भी किया जाना चाहिए। बहुत सारी भर्तियां जो है ना, जैसे ये पता नहीं है, आज भी यहां पर बैठे हैं, राजीव जैन जी से कई बार मेरी इस बारे में बात होती है, मोहनलाल बड़ोली जी से भी हमारी जो है कई बार बातचीत होती है, हम कई बार बच्चों की समस्याएं उनको बताते हैं। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी फीस कम है और के कारण वे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। कई स्किल सेंटर जिनमें बच्चों को फ्री बस है, तो कोचिंग सेंटर के बच्चों को भी फ्री बस पास दिया जाना चाहिए। वे भी पढ़ने लिखने के बाद सरकार का ही हिस्सा बनते हैं। आज हरियाणा सरकार बड़े गर्व के साथ कह सकती है कि ग्रुप डी भी बहुत पढ़ा लिखा है, यहाँ का 80-80 नंबर लेते हैं 100 में से। यहाँ का ग्रुप सी भी पढ़ा लिखा है, ये बच्चे बैठे हैं, ये जो बता देंगे किस प्रकार की क्वालिटी का यहाँ पर हरियाणा सरकार की उस नीति के कारण। जैसे एक पढ़ा लिखा आदमी जब जो है रिक्रूट होता है और एक बिना पढ़ा लिखा आदमी जब वहां रिक्रूट होता है, एक एग्जाम्पल हरियाणा में खूब चलता है ये, जो जिसके ऊपर मैं बात करूं। एक लड़का लगवा दिया, भाई इसको कंडक्टर लगा दो, और उसको बार बार सिखाने के बाद भी वो टिकट नहीं था। बोला जिसको टिकट काटनी नहीं आ रही, ये इतना लायक नहीं है, बोला ठीक है टिकट चेक करने में लगा दो, मतलब उसको बड़ी पोस्ट पर लगा दिया। आज कोई भी आदमी छाती ठोक करके कह सकता है कि जो बच्चा पढ़ेगा, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, किसी भी जाति का है, वो नौकरी तक पहुंच जाएगा। ये हरियाणा सरकार की बहुत बढ़िया होनी चाहिए और वैसी बाकी चीजें भी होनी चाहिए। बिल्कुल, शिक्षा सबके लिए बराबर यहाँ पर होनी चाहिए। और शिक्षा का यही ये एक ऐसा अनमोल शब्द है जो हर किसी को जो है वो अपनी काबिलियत के हिसाब से बनाता है। और यार यही विषय है और यही वजह है कि संस्कृत में एक श्लोक है, ना चौरहार्यम ना राजहार्यम ना भारतीय भाजम ना चभारकारी वह कृत्य वर्धते विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। यानी कि विद्या रूपी धन को ना चोर चुरा सकता है, ना राजा छीन सकता है, ना भाइयों में बांटा जा सकता है। इसे जितना आप बांटोगे उतना ये बढ़ेगा। और इसी के साथ इस सेशन को हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया परिमल जी और बबीता जी आपका हमारे इस मंच पर हरियाणा कॉन्क्लेव सोनीपत संवाद में